वहाँ लिखते हैं कब, जब दो सॉल्यूशन आपस में मिक्स होंगे। समझ में आ रहा है? दो सॉल्यूशन आपस में मिक्स होंगे तो वो भी क्या है, नॉर्मेलिटी अलग अलग है। तो लिखते हैं कि x1 सॉरी यहाँ x1 ना लिखें, यहाँ लिखेंगे n, नॉर्मेलिटी है ना, तो n1v1 प्लस n2v2 इक्वल टू फाइनल nr और फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, यानी v1 प्लस v2। तो अब यहाँ पे फार्मूला बन के आया कि n1v1 प्लस n2v2 बाई वी आर इज इक्वल टू फाइनल nr, फाइनल नॉर्मेलिटी। तो सिंपल सी बात है। अब देखो हम टोटल 1 लीटर है, ये VR क्या है 1 लीटर, तो VR का मतलब क्या v1 प्लस v2, तो दोनों में कितना आ जाएगा। अगर मान लो कि एक x है, मान लेते हैं कि जो 4n वाला है वो कितने है, x लीटर का है, तो जो 10n वाला है वो कितना बचा, 1 लीटर तो टोटल है, तो 1 माइनस x इतना लीटर बचा। अब यही वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस, अब 10 वाले का कितना था 1 माइनस x लीटर था, वो x लीटर, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, टोटल 1 लीटर है, और फाइनल नॉर्मेलिटी कितनी है 6 है। तो इसे सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 4x प्लस 10 माइनस 10x इज इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 6x इक्वल टू माइनस 4 आएगा, यानी कि x इक्वल टू आ जाएगा 0.6666, यानी इसको मान सकते हैं 0.67 लीटर। तो 1.6 लीटर है तो दूसरा कितना हो, 1 लीटर में से इसको माइनस कर दो तो 0.33 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ये वाला होगा। ऐसे ही 8th वाले में देखो, 8th वाले में भी यही चीज़ है ना। 8th वाले में विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डू नॉट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन लिक्विड। अच्छा ये तो थ्योरेटिकल है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डू नॉट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। देखो सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड के 3 फैक्टर हमने बताया था। एक तो था नेचर, ठीक है, कि लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर में, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर था। दूसरा बताया था टेम्परेचर, कि जिनकी सॉल्युबिलिटी एक्सोथर्मिक टाइप की होती है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से कम डिजॉल्व होते हैं, और जिनका नेचर एंडोथर्मिक टाइप का होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। तो टेम्परेचर भी इसका फैक्टर है, नेचर भी इसका फैक्टर है। फिर प्रेशर नहीं है, मैंने बोला था कि प्रेशर का सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम कंप्रेसिबल है, तो इसमें ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता। ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर, तो तुम्हारा प्रेशर इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि नॉट अफेक्ट बोल रहा है, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पे तो भाई नहीं पड़ता। ठीक है, आगे चलो 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला है कि सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बिल्कुल सही कह रहा है शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल है, कि सॉल्यूशन जिसमें अब और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं डिजॉल्व किए सकते टेम्परेचर प्रेशर चेंज किए बिना, वो सैचुरेटेड है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, वो क्या है, सैचुरेटेड है, ये भी सही है। इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है। एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट सेम टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड वही है जिसमें और अभी डिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला ये है कि जो solution in which in dynamic equilibrium with undissolved solute is the saturated, ये भी सही है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब और अगर एक्स्ट्रा डालोगे तो दूसरी तरफ से उतना सॉलिड बन जाएगा। यही तो सैचुरेशन का इंडिकेशन पॉइंट है ना। द मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज इट्स सॉल्युबिलिटी, यही पे गलत कह गया। वो मिनिमम नहीं, मैक्सिमम कितना डिजॉल्व कर पाओगे गिवन टेम्परेचर प्रेशर और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, ये आपकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है ना। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है, डी ने गलत स्टेटमेंट दिया है ना, डी इज इनकरेक्ट। फिर देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जो वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH है। अब देखो हम लिखते हैं कि गैस की सॉल्युबिलिटी का प्रेशर पे बहुत अच्छा इफेक्ट है, यानी P इज इक्वल टू क्या हो जाता है, KHX, x गैस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, तो प्रेशर हमको
ये अब कह रहा है कि हेनरी कांस्टेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो हेनरी कांस्टेंट के एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन एक्स। अब हम मान लेते हैं कि प्रेशर पी कांस्टेंट है, तो के एच क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो के एच जितना ज़्यादा होगा गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। तो इंक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो टेम्परेचर गैस की सॉल्युबिलिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और गैस आपको पता है कि हाई टेम्परेचर पे कम घुलती है, यानी कि सॉल्युबिलिटी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। तो जब सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है और सॉल्युबिलिटी का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि टेम्परेचर और के एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए फिर तो। ठीक है, हाँ, तो ये हुआ। तो टी और के, तो ज़्यादा टी रहेगा तो के एच भी ज़्यादा रहेगा। तो इंक्रीज विथ इंक्रीज द टेम्परेचर बिल्कुल सही है, डिक्रीज नहीं, ये भी नहीं है, रिमेन्स कांस्टेंट नहीं, फर्स्ट इंक्रीज नहीं, ये भी कुछ नहीं है। पहला ऑप्शन सही है कि इट इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इट इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो 10th का पहला ऑप्शन ही सही होगा। 11th पढ़ो कि व्हेन 1 मोल ऑफ बेंजीन इज मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ टॉलुइन द वेपर विल कंटेन। तो वेपर में क्या कितना होगा, देखो अब यही पे है कि 1 मोल दोनों का डिसॉल्व हो रहा है। देखो सिंपल सा है। इसके लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, उनका अपना अपना प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो प्योर स्टेट में बेंजीन का होता है 1.12.8 किलो पास्कल, है ना, इनटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कितना है, 1 + 1/2, 1 + 1 + 1, 1/1 + 1 यानी कि 1/2, 1.2 0.5, तो कितना हो जाएगा 0.5। तो बेंजीन का पी कितना आएगा, 12.8 का हाफ कर दो जस्ट, तो 6.4 आएगा, है ना, ये बेंजीन के लिए है। ऐसे ही अगर हम टॉलुइन की बात करते हैं तो टॉलुइन के लिए भी इतना ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका तो पी ए यानी कि टॉलुइन का कितना हो जाएगा 3.85 का हाफ, क्योंकि उसमें भी मोल फ्रैक्शन वही है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1.925, इतना हो जाएगा 1.925। तो अब दोनों को ऐड कर लो, सॉल्यूशन का प्रेशर कितना हो गया, दोनों को ऐड कर लो पी और पीबी को, तो कितना हो जाएगा 8.325 किलो पास्कल, ये टोटल प्रेशर हो गया। अब हमें पता है कि वेपर फेज में अगर हम बेंजीन का निकालते हैं तो बेंजीन का वेपर फेज हो जाएगा, उसका अपना प्रेशर वो कितना था 6.4 और डिवाइड बाई टोटल प्रेशर कितना है 8.325, है ना। और दूसरे वाले कितना हो जाएगा, उसका अपना प्रेशर कितना है 1.925 डिवाइड बाई वही 8.325। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इक्वल हो, नहीं है ना। तो क्वेश्चन द वेपर विल कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन एसिड फॉर्मेशन, नहीं, इक्वल तो रख ही नहीं सकता। अनइक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन, नॉन आइडियल। क्या क्या था इसमें, बेंजीन और टॉलुइन, हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, लोअर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, है ना, हायर कंसंट्रेशन ऑफ। देखो अब देखो तुम यहाँ खुद ही किसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा आएगा, मोल फ्रैक्शन आएगा बेंजीन का ज़्यादा होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हायर परसेंट ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो वेपर फेज में अगर तुम्हें मोल फ्रैक्शन निकालना है वाई बी वाई ए को, तो उसका अपना वेपर प्रेशर कितना है मिक्सचर में डिवाइड बाई टोटल वेपर प्रेशर कितना है मिक्सचर में, यही रेशियो कहलाता है वेपर फेज में उसका मोल फ्रैक्शन या कंसंट्रेशन। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब आगे चलो, देखो 12 नंबर क्या कह रही है। 12 नंबर ये कह रहा है कि द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड्स। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कब डिक्रीज होता है, क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है ना। होता क्या है कि जब किसी सॉल्वेंट पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आप डिसॉल्व करते हो तो क्या करता है, सरफेस को कवर कर लेता है, तो इवोपरेशन कम हो जाता है। तो जब इवोपरेशन कम हो जाएगा तो वेपर कम बनेगी, वेपर कम बनेगी तो प्रेशर भी कम बनेगा। तो क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन बिल्कुल इस बात पर डिपेंड करता है, ये भी सही है। नेचर ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नहीं, नेचर से बहुत ज़्यादा, मोलर मास नहीं, बिल्कुल नहीं, फिजिकल स्टेट जैसे प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, हाँ, तो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, है ना। अगला देखो
नेक्स्ट क्या कह रहा है, पहले से सॉल्व कर लिया करो ना उसको, जब तक मैं समझा रहा हूँ तो तुम्हारा आंसर तैयार हो जाना चाहिए तो कर पाओगे। कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड P and Q आर 80 and 60 torr। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 3 मोल एंड 2 मोल ऑफ B। हाँ, टोटल वेपर प्रेशर, तो सिंपल सी बात है, इसने तो मोल्स बता दिए ना, तो मोल्स कितना है 3 + 2, 5 मोल्स टोटल है। तो एक का P का कितना होगा, P का मोल फ्रैक्शन क्या होगा निकाल लो, XP, P का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, P कितने हैं 3 मोल P के हैं डिवाइड बाई टोटल मोल 5 के हैं, तो इसे आप डिवाइड कर लो, तो 0.6 P है और Q कितना है, Q हो जाएगा 0.4। अब उसका अपना अपना दे रखा है, P का कितना दिया है 80, तो पार्शियल वेपर प्रेशर P का क्या होगा, वो हो जाएगा 80 उसका प्योर स्टेट में है इंटू मोल फ्रैक्शन है 0.6, तो हो जाएगा 48। और जो Q है, एक मिनट बच्चा किसी का फ़ोन बज रहा है, ठीक है देखो क्या बता रहा था। हाँ, तो P का प्योर स्टेट में मोल वेपर प्रेशर इंटू उसका मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 48 है। इसी तरीके से Q का भी है, तो Q का कितना दिया था इसने, Q का कितना दिया, Q का 60 टोर दिया था, तो 60 टोर और इसका मोल फ्रैक्शन 0.4 है Q का, तो ये हो जाएगा 24 टोर। ठीक है, ये दोनों हो गई, तो बस काम खत्म। अब पूछ क्या रहा था, वो पूछ रहा था कि द टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, दोनों को ऐड कर दो, 12 4 2 6 1 7, 72 टोर, पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे देखो 14 हाँ 14 नंबर में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कौन डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर सॉल्यूशन फील कूल टू टच अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिसोल्यूशन ऑफ शुगर विल बी मोस्ट रैपिड। कह रहा है कि जैसे हम शुगर को पानी में डिजॉल्व करते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो वो ठंडा लगने लगता है ना, उसका सॉल्यूशन शरबत जो है ठंडा लगता है शुगर सॉल्यूशन। तो बताइए इसमें से कौन सा सबसे कंडीशन में सबसे ज़्यादा सॉल्यूबल होगा, शुगर क्रिस्टल इन कोल्ड वाटर। भाई देखो ठंडा लगने लगता है मतलब ये एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक में सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो शुगर क्रिस्टल इन हॉट वाटर बिल्कुल ये, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा। फिर कह रहा है पाउडर्ड शुगर इन हॉट वाटर, अच्छा ये भी सही है, तो सबसे ज़्यादा अच्छा है कि पाउडर्ड शुगर इन हॉट वाटर, क्योंकि जब पाउडर फॉर्म में होगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू क्रिस्टल्स के फॉर्म, है ना, क्योंकि बॉन्ड एसोसिएशन कम हो जाते हैं थोड़ा सा, इसलिए ये पाउडर फॉर्म वाला एग्जैक्ट है। तो ये भी सही शुगर क्रिस्टल इन हॉट वाटर, बट उससे ज़्यादा कहीं इफेक्टिव ये आंसर है, क्योंकि पाउडर फॉर्म में ज़्यादा सोल्यूबल होगी। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऐसे थोड़ा ध्यान रखो, कभी कभी दो क्वेश्चन एक साथ मतलब दो ऑप्शन एक करेक्ट हो जाते हैं। आइडियल सॉल्यूशन बनता है कब, आइडियल सॉल्यूशन कब बनता है, देखो आइडियल सॉल्यूशन के हमने दो मेन कंडीशन हमने बताई थी कि डेल्टा एच मिक्सिंग की क्या होनी चाहिए, 0 डेल्टा वी भी क्या होना चाहिए 0, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग इक्वल होनी चाहिए, है ना, और क्या होना चाहिए राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर आना चाहिए। तो चार कंडीशन इसमें से सब ये दो के बारे में पूछ रहा है वो। नो वॉल्यूम चेंज इन मिक्सिंग बिल्कुल सही है, ठीक है, नो एंथैल्पी चेंज इन मिक्सिंग बिल्कुल सही है, नो एंथैल्पी चेंज इन मिक्सिंग बिल्कुल, हैव बोथ एबव कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ तो ये सी ऑप्शन सही है, क्योंकि डेल्टा वी भी 0 होता है, डेल्टा एच भी 0 होता है, तो दोनों को मिला के ये वाला सही होगा। हैव हाई सॉल्युबिलिटी, इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा सिर्फ ये सी ऑप्शन सही है, क्योंकि वी और एच दोनों 0 होते हैं। विच विल फॉर्म द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स का मतलब यह है कि जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे राउल्स लॉ से वो मैक्सिमम बॉइलिंग होते हैं, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव शो करेंगे जल्दी बॉयल हो जाएंगे, और अगर नेगेटिव शो करेंगे तो हाई टेम्परेचर पे बॉयल होंगे। तो अब देखो नेगेटिव डेविएशन वो शो करता है जिसमें एक कंपोनेंट कम से कम क्या हो, एसिड हो, क्या हो, एसिड हो। तो देखो कौन है एसिड इसमें, नाइट्रिक एसिड। ये अल्कोहल होता है तो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, ये तो बेंजीन टॉलुइन है, ये तो आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, ये है आपका नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड और वाटर ये दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों का मिक्स करो तुम तो ये हमेशा मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स क्योंकि नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा।
ठीक है। अब देखो 17 नंबर में क्या कह रहा है। 17 नंबर में ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन कौन सा नहीं है, देखो CCl4 और क्लोरोफॉर्म ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। एथिल ब्रोमाइड एथिल इस नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सॉरी नॉन आइडियल पूछा है ना, तो यही सही ऑप्शन ही है, ठीक है, क्योंकि बेंजीन टॉलुइन भी अभी जस्ट पीछे देखे हैं, एनहेक्सेन एनहेप्टेन ये भी है, एथिल ब्रोमाइड एथिल आयोडाइड ये भी है, ये है ना, यही है जो नॉन आइडियल है, ठीक है, ये अकेला नॉन आइडियल की कैटेगरी, ठीक। आगे देखो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एट द गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस, कह रहा है कि गिवन टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर, at given temperature osmotic pressure of concentrated solution of substance is higher than that of diluted। देखो पाई इज इक्वल टू CRT होता है, यहाँ पे जो C है वो क्या है, C इज कंसंट्रेशन। अगर टेम्परेचर सेम है तो जब T कांस्टेंट हो गया, R ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो मान लो दो सॉल्यूशन, एक का पाई 1 है, दूसरे क्या है पाई 2 है, तो क्या हो जाएगा C1 एंड C2RT, है ना। अब दोनों क्या सेम है, इनको हटाई दो, तो अब जिसका C ज़्यादा होगा उसका पाई भी ज़्यादा होगा। तो सही कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ डाइल्यूटेड, बिल्कुल ये सही है। लोअर तो हो ही नहीं सकता, सेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि आइसोटोनिक होता तो कंसंट्रेशन सेम होना होता। कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद ऑस्मोटिक, गलत बात ये नहीं, ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि जिसका जितना कंसंट्रेशन उसकी उतना ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इसमें एक बात और होती है कि मान लो पाई वन प्रेशर N1 का है, N1 नॉर्मेलिटी या मोलारिटी का या मोल्स, यानी N1 कंसंट्रेशन का अगर पाई 1 है, ऐसा कर लें, मैं कुछ और बताने जा रहा था, क्या बताने लगा, देखो मैं ये कहना चाह रहा था कि मान लो कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पाई 1 प्रेशर है T1 पे, जब टेम्परेचर बदल दोगे तो उसका पाई क्या हो जाएगा, T2 पर पाई 2 हो जाएगा। वो ये रिलेशन होता है, पाई 1/T1 इज इक्वल टू पाई 2/T2, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो। हालांकि इसने तो कांस्टेंट टेम्परेचर माना है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप बताइए, ठीक है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एक्सहिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इसमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। देखो इसमें ऐसे क्वेश्चंस में एक्चुअल में वो आई के बारे में पूछना चाहता है कि किसको आई का नॉलेज है, आई का नॉलेज जिसमें ज़्यादा होगा, जब आई का इसमें वैल्यू जिसमें ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। फॉर्मूला होता है डेल्टा TB, अगर हम एबनॉर्मल की बात करें तो IKB इंटू मोलैलिटी, ठीक है। तो मोलैलिटी देखो सबकी लगभग कंसंट्रेशन सेम ही है ना, बस दिक्कत यह है कि इसमें देखो कि किसके लिए आई की वैल्यू ज़्यादा होगी। आई किसके प्रोपोर्शनल होती है, आई नंबर ऑफ पार्टिकल्स की प्रोपोर्शनल होती है, कितने पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेंगे। तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक ही पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा, पर मोल 1 मोल रहेगा। इसमें 2 सोडियम और 1 सल्फेट, यानी टोटल 3 मोल बनेंगे। इसमें 1 पोटेशियम 1 नाइट्रेट, टोटल 2 मोल बनेंगे। इसमें ग्लूकोज है, इसमें 1 ही मोल क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका होगा, Na2CO4 का सबसे ज़्यादा, सोडियम सल्फेट, क्योंकि 3 टोटल 3 आयन प्रोड्यूस करने जा रहा है ना, तो सबसे ज़्यादा आई इसी की होगी, इसलिए डेल्टा TB भी सबसे ज़्यादा इसी की होगी, और डेल्टा TB जिसकी ज़्यादा होगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू क्या होता है, TB ऑफ सॉल्वेंट प्लस डेल्टा TB इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कह रहा है सॉल्यूशन सुक्रोज का है, हैज़ बीन प्रिपेयर बाय डिजॉल्विंग इतने ग्राम सुक्रोज इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन विल बी। देखो इसमें सिंपल सा फार्मूला बेटा, मोलर मास सुक्रोज दिया हुआ है, सुक्रोज का मास दिया है 68.5, उसका मोलर मास भी दिया है 342 इंटू KF भी दे रखा है इसने 1.86, ठीक है, ये भी दे रखा है, इंटू 1000/1000 ग्राम में भी आपने डिजॉल्व किया है। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, इसका जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, माइनस लगा लेना, वही आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि 0 में से माइनस करना होता है। तो यही करेक्ट है, 1.86 इंटू 68.5/342, ये आंसर होगा माइनस साइन के साथ, ध्यान रखिएगा, माइनस साइन के साथ इसका आंसर देखा जाएगा, ठीक है।
अब अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 21 100 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट dissolve in 108 gram of relative lowering in vapor pressure, this the molecular mass of the solute। देखो फॉर्मूला होता है कि भाई PA0 माइनस P/PA0 इज इक्वल टू XB। तो ये पूरी वैल्यू उसने दे रखी है, किसकी इक्वल है, ये वैल्यू है 1 के इक्वल। ये वैल्यू किसकी इक्वल है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कितना दिया, 0.1 दे दिया है ना। तो 0.1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, 0.1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। अब ये जो मोल फ्रैक्शन है ये हम मान सकते हैं इसको कि WB/MB इंटू MA/WA इसके इक्वल होता है। तो ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। पानी के लिए बातें किया है तो वाटर का है तो भाई MA भी पता है 18 होगा, ठीक है, सब कुछ पता है, यही MB निकालना है इस फॉर्मूले में रख के, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 0.1, ये MB निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये WB कितना डिजोल्व किया है, 12 ग्राम डिजोल्व किया है, और रिलेटिव लोवरिंग इतना आया है डिप्रेशन, और MA कितना है 18 है, और डिवाइड बाय मोलर कितने में डिजोल्व किया है 108 ग्राम में इसने 6 टाइम 2 टाइम हो जाएगा 20। तो मोलर मास कितना इसका 20 है, ठीक है, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 20, ठीक है। ये था एक अनरिप मैंगो प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर द पिकल्स वेल बिकॉज। हाँ, साल्ट सॉल्यूशन में क्यों रखा जाता है, जब अचार बनाते हो साल्ट सॉल्यूशन में क्यों रखते हो, ऐसे होता क्या है, इससे ये होता है, देखो ऑस्मोसिस ये कहती है कि जब आप ये दो सॉल्यूशन है, एक कंसंट्रेटेड है एक डाइल्यूट है, यहाँ पे आपने लगा दिया मेम्ब्रेन, तो पानी क्या करेगा, पानी से डाइल्यूटेड से कंसंट्रेट की ओर जाएगा। अब जब अचार को आपने रख दिया उसमें नमक के सॉल्यूशन में, तो बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो अचार के अंदर जो पानी है, जो आम को आपने लिया जिसका भी लिया, वो पानी सब कहाँ जाएगा, वाटर क्वांटिटी बाहर आ जाएगी ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है, बाहर की ओर आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, इसमें ये डिहाइड्रेट हो जाएगा ना, पूरा पानी गायब हो जाएगा, इसका सूख जाएगा, तो इसमें फंगस का अटैक नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, इट गेन वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस नहीं, गेन नहीं करता, रिलीज करता है, लॉस वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं, रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं है, नेचुरल ऑस्मोसिस है। इट गेन वाटर ड्यू टू रिवर्स नहीं, इट लॉस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ध्यान रखिएगा रिवर्स ऑस्मोसिस वर्ड भी लिखा है, ये गलत है ना, उसमें ये रिवर्स में तो हम फोर्सफुली कराते हैं, हमें सिंपल ऑस्मोसिस की बात करनी है, ठीक है। तो ये सिंपल फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ये नहीं कि लॉस ऑफ वाटर देखा और टिक लगा दिया, ये गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये बात थी। 23 देखो, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन 30 इतने mmHg, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन 30 mm पे वेपर प्रेशर बेंजीन कितनी है। चलो आज बस इतना करते हैं, फिर शाम टाइम कर लेंगे ना, मुझे कहीं थोड़ा सा जाना था, है ना, बाकी देख लेंगे शाम टाइम।